गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप यू ऑल आर फाइन। और बच्चों, आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? बेटा, नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो। और करो भी पढ़ाई मेहनत से, क्योंकि हो सकता है सितंबर से स्कूल, हो सकता है नहीं, अभी तो मुझे उम्मीद पूरी है कि सितंबर से स्कूल खुल जाए। ओके। और जहाँ सितंबर से स्कूल खुला तो वहाँ टीचर जितना भी आपका सिलेबस पूरा करा चुके हैं, निश्चित ही बात पहले उसका टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी मैं इसके बारे में बात करूँगी। पहले हम अपने क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल थॉट से करते हैं। हमारा थॉट है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है, नेल्सन मंडेला का ये बच्चों थॉट है, उन्होंने कहा था ये बात। अब देखिए क्या है कि इसमें कहा गया है कि शिक्षा एक आपका ऐसा हथियार है, ऐसा औजार है जो ताकत रखता है संसार को बदलने की, बदल सकता है। कैसे? बेटा, शिक्षा के बल पे ही हम कुछ कर सकते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर हमें कुछ करना है, हम शिक्षा के बल पे ही कर सकते हैं। और शिक्षा के बल पे अगर हमने कुछ किया, उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, तो हम संसार को भी बदल सकते हैं। जो बातें हमें संसार की नहीं समझ में आती, गलत लगती हैं, जो बातें गलत हैं, उनको हम शिक्षा के को हथियार के रूप में बना के ही उन चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा एक बहुत ही ज़रूरी हथियार है हमारा। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बच्चों। और स्कूल खुलते ही सब टीचर्स आपका टेस्ट लेंगे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ। और फिर आपको प्रॉब्लम होगी, इतना सिलेबस है और आप फिर कुछ कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ध्यान दीजिए कि पढ़ाई एकदम ध्यान से कीजिए। सितंबर से हो सकता है स्कूल ओपन हो जाए, हो सकता नहीं, उम्मीद तो पूरी है स्कूल ओपन हो जाएगा। और तब आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे। तो इसलिए इससे बेहतर यही है कि आप क्या करिए कि पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाई करने के बाद उसको टेस्ट के लिए अपनी तैयारी करिए कि टेस्ट हम स्कूल खुलने पर अगर हुए तो हम टेस्ट दे सकें और अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। चाहे जैसे मार्क्स भी नहीं लाने हैं बच्चों, अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि बहुत टाइम आप लोग को पढ़ाई के लिए मिल गया है। एक दिन में एक ही क्लास चल रही है, तो आप लोग को इतना पढ़ाई के लिए टाइम मिल गया है जितना स्कूल टाइम में भी नहीं मिल पाता था। तो इस समय का फ़ायदा उठाइए बच्चों और अपनी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करिए। बच्चों, अभी तक मैं आपको संधि के 6 पार्ट पढ़ा चुकी हूँ। 5 पार्ट में आपको स्वर संधि और 6 पार्ट, छठे पार्ट में आपको व्यंजन संधि पढ़ा चुकी हूँ। अब आपका आया 7वां पार्ट, विसर्ग संधि। तो बच्चों, विसर्ग संधि है क्या, ये आपको जानना है। विसर्ग संधि है क्या? विसर्ग कहते किसको हैं? ये देखिए, ये जो बिंदी है इसको विसर्ग कहते हैं। 2 बिंदी, ये आप जानते हैं, मैंने बताया था पहले, इसको विसर्ग कहते हैं। तो इस तरह की बिंदी जहाँ होती है वो विसर्ग संधि होती है। तोड़ने पे इस तरह की बिंदी प्राप्त होती है, वो विसर्ग होता है। तो देखिए क्या रूल है, विसर्ग होती क्या विसर्ग संधि? विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, दू लिखा है, दू के बाद विसर्ग लगा है, प्लस आत्मा लिखा है। तो यहाँ देखिए विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, कोई देखिए स्वर आ रहा है, आ स्वर है ना। तो विसर्ग के बाद स्वर आए तो दूसरा उदाहरण देखिए, मनहा प्लस हर, विसर्ग के बाद हा क्या है, व्यंजन है ना। तो विसर्ग के बाद या स्वर आए या व्यंजन आए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए दू के बाद आ आया है आत्मा में, तो ये विसर्ग संधि है, स्वर आया है विसर्ग के बाद। इधर मन्ना में विसर्ग के बाद हा आया है, मनोहर बन गया है। तो ये विसर्ग के बाद स्वर आए चाहे व्यंजन आए, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बच्चों, सबसे इसमें मैंने पहचानने की ट्रिक आपको स्वर संधि में पांचों संधि पहचानने की ट्रिक बताई। विसर्ग संधि में मैं पहचानने की ट्रिक बता दे रही हूँ। अगर आपने स्वर संधि पहचान ली, विसर्ग संधि पहचान ली, दोनों ही नहीं है तो आप समझ जाना व्यंजन संधि है।
देखिए फिर भी आप लोगों को इस ट्रिक से बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने जब स्वर संधि पढ़ाया था तो आपने देखा होगा कि आपको पहचानने में बहुत आसानी हुई होगी स्वर संधि। देखिए विसर्ग संधि पहचानने की ट्रिक है कि शब्द के बीच में ओ, रा, सा, शा दिखाई पड़े, है ना, तीनों तरह के सा या फिर ओ हो या रा हो दिखाई पड़े तो पहचान लेना चाहिए विसर्ग संधि। देखिए यहाँ पे मनोज, मनोज में ओ दिखाई दे रहा है ना, पयोधर, मनोहर, इन तीनों में ओ दिखाई दे रहा है। फिर देखिए निर्धन, रा दिखाई दे रहा है ना, निर्जन, दुरात्मा, रा दिखाई दे रहा है तीनों में। तो ओ, रा, अब तीनों शा और बचे, तीनों शा देखिए यहाँ पे। निश्चल में सरीखे वाला सा है ना, दुशासन में सरीखे वाला सा, निश्चल में सरीखे वाला सा होगा, है ना। तो इस तरीके से सरीखे वाला सा आपको दिखाई दे रहा है ना। फिर है यहाँ पे तो गया, यहाँ पे सरीखे वाला सा होना चाहिए, ठीक है। फिर है विसर्ग का सा होना, देखिए फिर ये नमस्ते में सबको सीधा वाला सा, निसंतान में सीता वाला सा, दुशासन में सीता वाला सा दिखाई दे रहा है ना, बीच में सब मिल रहा है ना आपको। अब ये देखिए इधर सबसे नीचे आ जाइए आप, निष्फल में ये षटकोण वाला शा, निष्काम में षटकोण वाला सा। इस तरह से शब्द के बीचों बीच में या तो ओ रहेगा या रा रहेगा या तीनों तरह के सा में से कोई शा रहेगा। ये विसर्ग संधि को पहचानने की ट्रिक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए नियम नंबर 1 देख लीजिए विसर्ग संधि का। नियम नंबर 1 मैंने बताया ना, पहला नियम क्या होना चाहिए, विसर्ग का ओ हो जाता है, बीच में ओ मिलेगा यानी विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए यदि विसर्ग से पहले आ हो तथा विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर या, रा, ला, वा, हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए विसर्ग से पहले आ होना चाहिए, कंपलसरी है कि विसर्ग से पहले आ हो तभी वो होता है ना। देखिए यहाँ पे मना है, ना में आ हलंत नहीं लगा, इसका मतलब इसमें आ जुड़ा है ना, तो विसर्ग पहले आ है ना। वो बोल रहा है नियम कि विसर्ग के बाद मतलब प्लस के बाद, यहाँ जब हमने प्लस का साइन लगाया इसके बाद कौन कौन सा वर्ण होना चाहिए, या तो वर्ग का तीसरा, वर्ग का तीसरा क्या कहलाया, जैसे का वर्ग में देख लीजिए गा तीसरा कहलाया ना, चौथा क्या कहलाया, का वर्ग में घा चौथा कहलाया, और पांचवा क्या कहलाया, अंगा कहलाया। तीसरा चौथा वर्ण इसी तरह का वर्ग में देखिए, फिर आगे चा वर्ग में देखिए, इस तरह हर वर्ग में तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण इसमें से कोई भी हो, या फिर या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन हो या फिर आ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है ना। ये रूल याद कर लीजिएगा बच्चों। अब देखिए विसर्ग पहले यहाँ पे आ है, देखिए हलंत नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पे आ है ना, आ है। अब विसर्ग के बाद जा है, जा क्या है, चा वर्ग का तीसरा वर्ण है ना बेटा, चा, छा, जा, चा वर्ग का तीसरा वर्ण है ना, मैंने बताया था तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो अगर तो तीसरा वर्ण है चा वर्ग का। तो हमने समझ लिया यहाँ पे आ है और विसर्ग के बाद तीसरा चा वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, इसको हमें विसर्ग को ओ के रूप में चेंज करना, मतलब बिंदी ना लगा के बिंदी को ओ के रूप में
बाद हा है तो विसर्ग को हमने ओ के रूप में कन्वर्ट कर दिया, बाकी वर्णों को ऐसे ही उतार दिया। ये नियम नंबर 1 ये है कि यदि विसर्ग से पहले आ हो, मतलब विसर्ग इस गिनती के पहले आ हो, विसर्ग के बाद या तो तीसरा वर्ण हो वर्ग का, या चौथा वर्ण हो, या पांचवा वर्ण हो, या फिर या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन हो, या हा हो विसर्ग के बाद इतने वर्ण हो तो विसर्ग का ओ बना देते हैं और बाकी सब वर्णों को ऐसे ही उतार देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए नियम नंबर 2 क्या है आपको। पहला था ओ, मैंने बताया था ट्रिक में ओ मिलता है, फिर मैंने दूसरी ट्रिक में बताया था रा मिलता है, ओ रा और शा तीनों पे के साथ मिलते हैं। तो अब ओ तो मैंने बना के दिखा दिया। अब देखिए विसर्ग का रा हो जाना कैसे, कौन सी कंडीशन में रा हो जाता है, यदि विसर्ग के पूर्व आ के अंदर, अभी पहले नियम में तो बताया मैंने विसर्ग के पहले आ हो, अब यहाँ मतलब रा तब होता है जब विसर्ग के पहले आ ना हो, आ के अतिरिक्त कोई और स्वर हो। आ के अतिरिक्त और कौन से स्वर हो सकते हैं, छोटा ई, बड़ी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब स्वर हो सकते हैं ना। तो बस आ नहीं होना चाहिए, अगर आ है तब तो विसर्ग का ओ करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आ के अतिरिक्त कोई स्वर आए विसर्ग के पहले, तो आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, फिर विसर्ग के बाद भी हो सकता है कोई स्वर हो। विसर्ग के पहले आ के अलावा कोई स्वर होना चाहिए, विसर्ग के बाद इस पॉइंट पे या तो कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, मतलब जैसे ऊपर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण था वैसे यहाँ पे भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या यारा लावा हा हो, सेम वही है ऊपर वाला तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और यारा लावा हा, बस चेंज क्या है, इसमें विसर्ग के पहले आ आता है, उसमें विसर्ग के पहले आ के अतिरिक्त कोई वर्ण आता है, और चेंज क्या है कि यहाँ पे कोई स्वर भी हो सकता है विसर्ग के बाद, है ना। बस ये दो चीजें चेंज है ना, इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको इसको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए नी प्लस धन, तो विसर्ग के पहले देखिए ई की मात्रा आ के अलावा कोई होना चाहिए ना, तो यहाँ कौन सा वर्ण है, ई है ना, आ का वर्ण नहीं, अगर आ का वर्ण है तब तो विसर्ग का ओ हो जाता है इस कंडीशन में, लेकिन यहाँ ई है, ई है। अब धन, अब ये कौन सा धन, धा क्या है, ता था दा धा, ये चौथा वर्ण है ना, ता का चौथा वर्ण है, तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो सकता है, ई और धा ये विसर्ग को हम किस में बदल देते हैं इस कंडीशन में, रा में बदल देते हैं। तो रा कैसे, हम रा लिख के तो बदलेंगे नहीं, तो विसर्ग को हम रा को ऊपर लगा के बदलते हैं। ठीक है, अगर विसर्ग के पहले आ के अतिरिक्त कोई वर्ण हो और विसर्ग के बाद या तो फिर कोई स्वर हो या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या रा लावा हो या हा हो विसर्ग के बाद इस पॉइंट पे, तो क्या हो जाता है, वो रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देख लीजिए नीजन, अब नी में छोटी की मात्रा है, मतलब विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा है और विसर्ग के बाद क्या है, जा आया है, जा क्या है, चा वर्ग का तीसरा वर्ण है ना, चा छा जा, चा वर्ग का तीसरा वर्ण है ना, तो क्या हो जाएगा कि ये जो विसर्ग है वो रा में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब ये नियम नंबर 2 से कन्वर्ट हो रहा है। देखिए दुआत्मा, देखिए अभी तो ई का हमने उदाहरण है, अब देखिए ऊ भी हो सकता है ना, आ के अलावा कोई भी वर्ण हो सकता है ना इस उदाहरण में। तो देखिए दू में ऊ की मात्रा आ रही है, ऊ प्लस आत्मा, दू प्लस आत्मा, तो आत्मा देखिए मैंने बोला ना कोई स्वर भी आ सकता है विसर्ग के बाद, तो यहाँ पे स्वर आया ना, तो किसमें चेंज हो जाएगा, रा में चेंज हो जाएगा। अब ये आप कहोगे कि ऊपर रा क्यों नहीं लगाया, ऊपर रा बेटा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये आ हमें लेना है बड़ा की मात्रा, हटाना तो कुछ है नहीं, बस विसर्ग को चेंज करना है रा में, हटाना कुछ है नहीं, तो आ को तो हमें लिखना है बड़ा आ को, तो बड़ा आ को हम रा में जब बड़ा की मात्रा लगा देंगे तो बड़ा यहाँ पे दिखाई देगा ना, है ना। तो इस तरह से दुरात्मा हम लिख देंगे। ठीक है, नियम नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। नियम नंबर 1 और 2 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 1 में विसर्ग से पहले आ आता है और नियम नंबर 2 में विसर्ग से पहले क्या आता है, आ के अलावा कोई स्वर आता है, और बाकी विसर्ग के बाद तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो सकता है या रा लावा हा हो सकता है, ये सेम है, बस रा वाले नियम में एक विसर्ग के बाद क्या और आ सकता है कि स्वर भी आ सकता है, जैसे दुआत्मा में है ना। अब ये मैंने ओ
विसर्ग के बीच बता दिया, विसर्ग के बीच रा। देखिए विसर्ग के बीच रा दिख रहा है, ये पहचानने की ट्रिक है। दुरात्मा में रा दिख रहा है, विसर्ग के बीच देखिए ओ दिख रहा है, ये देखिए आप इस शब्दों में ओ दिख रहा है। ये विसर्ग संधि के दोनों नियम मैंने बता दिए। अब 3 छा वाले नियम बचे हैं ना। देखिए अब विसर्ग का संयम वाला सा होना कैसे, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के पहले कुछ भी हो, इसमें नियम है विसर्ग के बाद चा हो, छा हो या शा हो, विसर्ग के बाद, तो विसर्ग का संयम वाला शा हो जाता है। देखिए विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है, विसर्ग के बाद यहाँ पे चा हो या छा हो या संयम वाला शा हो, तो संयम वाले सा में ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे है नी प्लस चल, है ना। तो विसर्ग के पहले तो कोई मतलब ही नहीं है, विसर्ग के बाद बस आपको देखना है। विसर्ग के बाद देखो यहाँ पे चा, छा या शा में से कुछ है, हाँ चा है, चा है, तो विसर्ग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, संयम वाले सा में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अगर हम निश्चल में सा आधा लिखा जाता है, अगर हम शा पूरा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसमें आ मिला है, हमें तो आ बिना लिखना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे निश्चल लिख दिया जाएगा आधा शा। ठीक, अब दुशासन में देखिए विसर्ग के बाद ये देखिए संयम वाला शा आया है ना, मैंने बताया था इन तीनों में से कुछ हो सकता है, चा, छा या संयम वाले सा में से विसर्ग के बाद। यहाँ विसर्ग के बाद संयम वाला सा आया है, तो हम दू लिखेंगे, फिर ये विसर्ग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, संयम वाले शा में, आधे सा में कन्वर्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें मात्रा नहीं लेनी, फिर शासन ऐसे ही उतार देंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब देखिए नि प्लस छल, देखिए विसर्ग के बाद छा आ रहा है ना, मैंने कहा था विसर्ग के बाद चा हो, छा हो या शा हो, छा आ रहा है, तो अब यहाँ क्या होना चाहिए कि हमने क्या किया कि नी ऐसे उतार दिया, विसर्ग को इसमें संयम वाले सा में कन्वर्ट कर दिया, छल ऐसे उतार दिया। ठीक है, निश्चल हो गया। ये मैंने बता दिया ओ का नियम विसर्ग के बीच, विसर्ग का रा हो जाना, विसर्ग का संयम वाला सा हो जाना। अब विसर्ग का सीता वाला सा किस कंडीशन में होता है, अभी तो मैंने बताया विसर्ग के बाद चा, छा या शा आए, लेकिन सीधा वाला सा तब होता है जब विसर्ग के बाद ता या शा आए, ता या शा दो में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का सीधा वाला शा हो जाता है। जैसे नमः ते, नमः ते, तो देखिए विसर्ग के बाद यहाँ ता आया है, ता हो यहाँ पे चाहे सीधा वाला सा हो ना, तो यहाँ पे ता आया है ना, तो अब नम तो ऐसे ही लिख देंगे और ये वाला विसर्ग किसमें चेंज हो जाएगा, सीधा वाले शा में, है ना, और ते ऐसे उतारेंगे, नमस्ते हो जाएगा। ठीक है, फिर नी प्लस संतान में देख लीजिए विसर्ग के बाद सीधा वाला सा आया है ना, जब सीधा वाला सा वो आता है तो विसर्ग किसमें चेंज हो जाता है, सीधा वाले सा ही में चेंज हो जाता है, तो नी प्लस सीधा वाला सा लिखेंगे प्लस संतान लिखेंगे। ठीक है, ऐसे उतार देंगे। इसी तरह दुशासन में हुआ है, ये सीधा वाला सा आया है ना, विसर्ग किसमें चेंज हो जाएगा, सीधा वाले सा में चेंज हो जाएगा, तो दू उतारेंगे, सीधा वाला सा आधा लिखेंगे, साहस ऐसे उतार देंगे, तो साहस हो जाएगा। ठीक है, अब नियम नंबर 5 देखिए, नियम नंबर 5 मैं बाद में समझाऊंगी, क्योंकि अभी आपको दो सा समझा दी, तो संयम वाला और सीधा वाला षटकोण वाला शा समझा दी। नियम का षटकोण वाले शा में परिवर्तन, ये किस कंडीशन में होता है, यदि विसर्ग के पूर्व यदि ई या उ हो, मतलब विसर्ग के पहले ई या उ की मात्रा दिखाई दे रही हो, बाद में क्या हो, का खा टा ठा पा फा, मतलब का वर्ग का पहला दूसरा, टा वर्ग का पहला दूसरा, पा वर्ग का पहला दूसरा, का खा टा ठा पा फा में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का षटकोण वाला शा हो जाता है। ठीक है, विसर्ग के पहले ई की मात्रा दिखाई दे रही, विसर्ग के पहले उ की मात्रा दिखाई दे रही, दूकर में नी फल में विसर्ग के पहले ई की मात्रा दिखाई दे रही, पहली कंडीशन तो ये है कि ई या उ की मात्रा विसर्ग के पहले दिखाई देनी चाहिए, और बाद में क्या दिखाई देना चाहिए, का खा टा ठा पा फा में से, तो नी प्लस फल में देखिए विसर्ग के पहले ई की मात्रा दिखाई दे रही है ना, और फल में क्या दिखाई दे रहा है, फा दिखाई दे रहा है, फा यहाँ देखिए रूल में लिखा है, तो विसर्ग किसमें चेंज हो जाता है, षटकोण वाले शा में, तो हम क्या कर देंगे, नी फल का निष्फल, षटकोण वाला शा आधा आएगा क्योंकि मात्रा में लेनी नहीं है ना। नी काम में देखिए विसर्ग के पहले ई की मात्रा है और विसर्ग के बाद क्या है, का है, का मैंने इस नियम में बताया था विसर्ग के बाद आ सकता है, तो विसर्ग किसमें चेंज हो जाएगा, षटकोण वाले शा में, नी काम का क्या बन जाएगा, निष्काम। इसी तरह नी पाप में देखिए विसर्ग पहले ई की मात्रा आई और विसर्ग के बाद पा आया है, पा बताया था ना, पापा आ सकता है, तो विसर्ग किसमें चेंज हो जाएगा, षटकोण वाले शा में, तो क्या हो जाएगा, निष्पाप।
का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग हटा दिया जाता है, सेंटेंस ऐसे के ऐसे लिख दिया जाता है। जैसे देखिए अतः प्लस एव है, विसर्ग हट गया और सीधे ऐसे सेंटेंस को लिख देते हैं। ये किस कंडीशन में होता है? ये किस कंडीशन में होता है? यदि विसर्ग से पूर्व आ हो, मतलब विसर्ग के पहले आ बड़ा हो, बाद में कोई भिन्न स्वर हो या सा हो, मतलब बाद में विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर भी हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है आ के अलावा, या सीधा वाला सा हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः, देखिए हम विसर्ग के पहले आ में से कुछ आना चाहिए, तो यहाँ पे छोटा आया है ना, विसर्ग के बाद क्या हो सकता है? कोई स्वर हो या फिर क्या हो, सीधा वाला सा हो। यहाँ स्वर आया है, अतः प्लस ए में ए स्वर आया है और विसर्ग के पहले आ स्वर आया है, तो ये क्या ऐसे ही उतार दिया जाएगा, विसर्ग हटा दिया जाएगा। ठीक है। वक्षा स्थल, वक्षा प्लस स्थल में देखिए आ, यहाँ पे वक्ष में आ है विसर्ग के पहले, विसर्ग के बाद क्या है, मैंने बताया था सा हो अगर, है ना, तो विसर्ग हट जाता है। तो देखिए वक्ष स्थल ऐसे ही उतार दिया गया है। तपश, तपह प्लस वी, तपह में देखिए पा में आ मिला हुआ, यहाँ आ है विसर्ग के पहले, विसर्ग के बाद क्या आया है, सा आया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, विसर्ग पहले आ है, विसर्ग के बाद सा है, तो ऐसी कंडीशन में विसर्ग हट जाता है। देखिए तपस्वी बन गया। ठीक है। फिर नियम नंबर 7 देखिए, एक तो विसर्ग का लोप बता दिया, फिर विसर्ग नियम नंबर 7 देखिए, विसर्ग पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना, विसर्ग पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना, है ना। कैसा दीर्घ, क्यों दीर्घ हो जाता है? जैसे नी है प्लस रो है, तो देखिए ये जो स्वर आपका दिया रहता है, ये बड़ी छोटी ई का स्वर दिया है, बड़ी ई में चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये किस कंडीशन में होता है? यदि विसर्ग के बाद में रा हो, तो ये बहुत इजी है बेटा, अगर विसर्ग के बाद रा दिया हो तो ये जो आपकी मात्रा है ये बड़ी मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे नी प्लस रो, तो विसर्ग के बाद रा दिया है, तो आपको नी वाली जो मात्रा दी है विसर्ग के पहले, वो बड़ी मात्रा में चेंज हो जाएगी, स्वर दीर्घ हो जाता है ना, नीरो हो जाएगा। जैसे नी प्लस रव है, नीरव हो जाएगा। देखिए विसर्ग के बाद क्या है, रा दिया है, मैंने कहा विसर्ग के बाद अगर रा दिया हो, विसर्ग के पहले कोई मात्रा दी हो, स्वर दिया हो, तो स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है ना, तो नीरव हो जाएगा। नीरस में देखिए विसर्ग के पहले स्वर दिया है और विसर्ग के बाद रा दिया है, तो रा अगर विसर्ग के बाद है तो क्या हो जाता है, ये अगर मात्रा बड़ी मात्रा दीर्घ हो जाता है ना स्वर, तो ये वाला स्वर दीर्घ हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। इसी तरह नीरज में देखिए विसर्ग के पहले ई की मात्रा आई और विसर्ग के बाद रा आ गया, तो जब रा आ जाता है तो क्या है, ई की मात्रा बड़ी में कन्वर्ट हो जाती है, नीरज हो गया। ठीक। अब नियम नंबर 8 देखिए बेटा, विसर्ग में परिवर्तन न होना। किस कंडीशन में विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता, है ना, मतलब पहला तो मैंने बताया था विसर्ग का लोप हो जाना, यहाँ एक तो कंडीशन विसर्ग का लोप हो जाता है, एक कंडीशन में विसर्ग वैसे की वैसे लग जाता है। जैसे प्रातः काल है, प्रातः प्लस काल होता है, प्रातः काल अपने लोग विसर्ग सहित लिख देते हैं ना, तो ये किस कंडीशन में होता है बेटा, विसर्ग में परिवर्तन ना होना। यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद का या पा हो, तो विसर्ग में परिवर्तन होगा। मतलब विसर्ग के पहले छोटा आ हो, विसर्ग के बाद का या पा हो, है ना, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। देखिए विसर्ग के पहले प्रातः काल में आ है, ता में आ जुड़ा है ना, विसर्ग के बाद का या पा में से कुछ होना चाहिए, काल में का है, तो इस कंडीशन में प्रातः काल ऐसे कैसे लिख देंगे। अधापतन में देख लीजिए, ये विसर्ग है, आ है विसर्ग के पहले, विसर्ग के बाद पा है, का या पा हो विसर्ग के बाद और विसर्ग के पहले आ हो, तो ऐसे ही कंडीशन लिख देते, तो अधापतन लिख देंगे। पया प्लस पान, देखिए या में आ जुड़ा है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, आ है और पा आ गया है विसर्ग के बाद, तो हम ऐसे कैसे पया पान लिख देंगे। अंताकरण में देख लीजिए, अंता में आ की मात्रा है ता में, और करण में, करण देखिए हमने बताया था विसर्ग के बाद का या पा हो, तो का आया है करण में, तो क्या हो जाएगा, वैसे के वैसे हो जाएगा अंताकरण, है ना। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि में कुछ खास बात नहीं है। विसर्ग को पहचानने की ट्रिक है कि विसर्ग बीच शब्द के बीचों बीच ओ हो, रा हो, शा, संयम वाला सा हो, षटकोण वाला सा हो, सीता वाला सा हो, या फिर विसर्ग बीच में दिखाई दे रहा हो, है ना,
तो ये सब नियम क्या होते हैं बच्चों, ये सब नियम पहचान ली जाते हैं ट्रिक से कि हम विसर्ग संधि है ये। और बाकी 8 नियम है, 8 नियम लर्न कर लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, संधि को आप अच्छे से पहचान लोगे। और बेटा मैंने आपको विसर्ग संधि की ट्रिक बताई है अलग, और स्वर संधि की 5 ट्रिक एक साथ बता ही दी थी। तो इसका चार्ट बना लीजिएगा। अगर आपने सारे वीडियो ध्यान से देखे, नहीं देखे तो अभी भी पढ़ा है, अभी भी आप ध्यान से देख सकते हो। और सारे वीडियो को स्वर संधि के सारी ट्रिक को एक साथ लिख दीजिए, विसर्ग संधि की ट्रिक को एक साथ लिख दीजिए। तो आप पहचानने को कहीं भी आता है तो आप बहुत आसानी से पहचान लोगे कि ये स्वर संधि है, व्यंजन संधि की विसर्ग संधि। कैसे? स्वर संधि को पहचानने की ट्रिक मैंने बताई ही है, तो सारी ट्रिक का चार्ट बना लीजिएगा। विसर्ग संधि को हमने पहचानने की ट्रिक बताई ही है, स्वर संधि की 5 ट्रिक बताई है, विसर्ग संधि की ट्रिक बताई। अब जब इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा तो क्या होगा? अपने आप में व्यंजन संधि होगी, निश्चित सी बात है। पहचानना तो आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम अलग अलग करें तो किस रूल के, तो रूल मैंने सारे बताए हैं, किस रूल के थ्रू आपको अलग अलग संधि को इसको तोड़ना है ना संधि को, तो वो आप दोनों चीज़ें आराम से कर सकते हो। तो लेकिन इसके लिए तुम्हें करना, बच्चों आप लोग को करना क्या होगा कि पहले मेरी सारी ट्रिकें एक चार्ट बनाने होंगे और सारे रूल्स के चार्ट बनाने होंगे, तभी आप इसको आराम से कर सकते हो। अगर आपने मेहनत नहीं की तो बेटा ये आपके लिए इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए और इसको करिए। ओके, थैंक मंगला पब्लिक स्कूल 69 बच्चों। और दूसरी बात ये है कि इस संधि का आप लोग पूरा अब तो आपकी एक्सरसाइज में इसमें आपको पीडीएफ भेज ही रही हूँ, लेकिन पीडीएफ का आंसर देखने से पीडीएफ बना के आंसर भेज ही रही हूँ मैं पूरी एक्सरसाइज का, लास्ट है क्योंकि विसर्ग संधि। लेकिन बेटा आंसर देखने से पहले खुद से तो सॉल्व करो। जब आप पूरा पढ़ लो, वो आप पीडीएफ पे स्टार बना लो, वो पीडीएफ आपका सेव हो जाएगा। पहले अपने आप से एक्सरसाइज सॉल्व करो, तब मेरी दी गई एक्सरसाइज से मैच करो बेटा, तभी तो आपको समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है संधि, है ना। और समझ में क्या आने की बात है, आप वीडियो जितना देखोगे उतना माइंड में आपके फीड हो जाएगा। प्रॉब्लम कहीं आनी ही नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम वीडियो ध्यान से नहीं देखते, जो टीचर ने बताया उसको ध्यान से पढ़ते नहीं है, तभी प्रॉब्लम आती है ना, वरना कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती बेटा प्रॉब्लम आए। तो बेटा वीडियो को ध्यान से देखो, लाइक करो, वीडियो में कमेंट करो, और वीडियो को ध्यान से देखने के बाद पहले अपनी जो एक्सरसाइज है खुद से सॉल्व करो। उसके बाद मैं जो पीडीएफ भेजूंगी उससे आप मैच करो, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। आपका देखिए संधि कितनी विस्तृत चीज़ है बेटा, 7 पार्ट में ये ख़त्म हो पाई है संधि। 7 पार्ट वीडियो बना, 7 वीडियो बने, 7 वीडियो बने, तब ये ख़त्म हो पाई है ना। तो संधि आपकी बहुत ही बड़ा सिलेबस है, मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार से सिलेबस है संधि का। अगर एक बार आप संधि तैयार कर लेते हो तो इंटर तक, आगे भी जब तक पढ़ाई करते हो, हर जगह ये काम आती है। हर कंपटीशन में, एग्ज़ाम्स में संधि के क्वेश्चन कहीं ना किसी रूप में दिए रहते, चाहे संधि के रूप में दिए हो, चाहे वर्तनी के रूप में दिए हो। संधि से वर्तनी में भी बहुत ज़्यादा आप लोग को फ़ायदा मिलता है, वर्तनी पहचानने में। तो किसी भी कंडीशन में दिया हो आपको हेल्प तो मिलेगी ही। बस मैं उम्मीद करती हूँ आप मेहनत करोगे और इसको आप कंप्लीट कर लोगे। ओके, तो बच्चों इसको आप अपने आप से पहले सॉल्व करना, फिर उसके बाद मेरे दिए गए पीडीएफ से मैच करना, तभी आप बेटा आप कुछ कर पाओगे। और अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, मेरी कही हुई हर एक बात को फॉलो करोगे, ठीक है। अगर आप फॉलो करते हो मेरी कही हुई बात को तो बेटा निश्चित बात आपको संधि समझ में आएगी। वीडियो ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आए 1 से 10 बार देखिए, वीडियो तो पड़े ही है यूट्यूब पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।